हेलो एवरीवन, नया दौर के सेगमेंट आज का अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए वो ख़बरें लेकर आते हैं जो बहुत अहम पब्लिक, पॉलिटिकल और इकनॉमिक अफेयर होते हैं और वो अखबारात के किसी कोने खुदरे में छुपे हुए होते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कोशिश करते हैं कि वो ख़बरें, वो अखबारात के अंदर छुपी ख़बरें आप तक पहुँचाएँ। तो इस हवाले से सबसे पहली ख़बर हम आपके साथ आज रोज़नामा जंग से शामिल करेंगे। रोज़नामा जंग की ख़बर है जिसमें कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से मिलकर आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन लड़ने से माजरत, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि असल मुकाबला नून लीग के साथ है, और जबकि मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उन पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो यानी कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की एक इत्तेहादी जमात है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फे भी शामिल है, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जितनी भी पार्टियां हैं वो मिलकर इंतखाबात लड़ेंगी, चाहे वो जीबी का इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो। लेकिन हमने देखा कि पहले पीपल्स पार्टी ने जीबी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, और बाद में हमने देखा भी कि किस तरह दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को, दोनों को शिकस्त हुई, और जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीत चुकी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर, आपको पता है चूँकि उसका भी इलेक्शन आने वाला है, इसी साल तय है इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का, और आने वाले चंद महीनों के अंदर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होगा। तो इसके अंदर कहा यह जा रहा था कि शायद जो पीडीएम की जमातें हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो इस मद में जब पीपल्स पार्टी से बात की गई या पीपल्स पार्टी से कहा गया आज़ाद कश्मीर के अंदर कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें ताकि आप जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको शिकस्त दे सकें। तो इसमें जो मुकामी क़यादत है पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की, उसने माजरत कर ली है। उसने कहा है कि हमारा असल हरीफ ही मुस्लिम लीग नून है, तो हम उनके साथ किस तरह मुफाहमत के साथ उनके साथ किस तरह मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस खबर में जो है वो कहा यह गया है कि पीडीएम के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसने मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि जो मुकामी क़यादत है आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा है कि जो 12 सीटें हैं उनके ऊपर कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, और ये जो 12 सीटें हैं ये मुहाजिरीन की सीटें हैं। तो बाकी दीगर भी जितने भी मामलात हैं उसके अंदर जब पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की गई कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत ने उससे इनकार कर दिया। तो हम आपको बताते चलें कि जो आज़ाद कश्मीर है उसकी तकरीबन कोई 45 के करीब नशिस्तें हैं, जिसमें 33 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, और हमारे असल हरीफ भी वही हैं, और 12 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर वो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, और ये 12 सीटें भी स्पेसिफिकली मुहाजिरीन की सीटें हैं। तो अब पीपल्स पार्टी के ऊपर बारहा क्वेश्चन किया जा रहा था पीडीएम के अंदर कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की जो क़यादत है उसके साथ शायद लॉयल नहीं है, और पिछले दिनों हमने देखे बयानात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, और साथ ही साथ आसिफ जरदारी साहब के। आसिफ जरदारी साहब ने जो इजलास हुआ था उसकी भी अंदरूनी कहानी नया दौर ने आपके साथ शेयर की थी कि जिसमें वो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी भी सूरत नहीं चाहती कि गैर आइनी तरीके से किसी तरह हुकूमत जो है वो बाहर हो। इस मद में मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन पाए जाते हैं पीपल्स पार्टी के रवैये के हवाले से, और बारहा जितने भी सीनियर तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की किसी जगह पर राब्ते हैं, बैरूनी इस तरह के राब्ते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की दीगर जमातों को अपनी आंखें दिखा रही है या उनसे जो एजेंडा है उससे मुनहरिफ हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है पीपल्स पार्टी के बयानी के ऊपर या पीपल्स पार्टी की पोजीशन के ऊपर ये यहाँ पर फिर हाईलाइट होता है कि पीपल्स पार्टी ने जब आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है। अभी सेनेट इलेक्शन भी मार्च में होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि अगर पीडीएम की जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो शायद वो हुकूमती इत्तेहाद को कुछ नुकसान पहुंचा सकें या कुछ सीटें जीत सकें। अदरवाइज़ अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और बाकी जितने भी पीडीएम के अंदर जमातें हैं, अगर वो अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के साथ इलेक्शन लड़ती हैं, तो शायद ये तमाम जमातों को जो नुकसान होगा। तो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर तो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है। सेनेट के हवाले से अभी तक उनकी पेशरफ्त जारी है कि शायद सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम इत्तेहाद की जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। तो इस मद में पंजाब, सिंध और केपीके के अंदर खासकर जो पीपल्स पार्टी का किरदार काफ़ी अहम है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी फिर पीडीएम के साथ इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला करती है या वो इनके साथ मिलकर आगे सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी। ताहम
فی الحال کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے بعد دوسری اور اہم خبر ہم آپ کے ساتھ نیب سے شامل کریں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے پنڈی نے نواز شریف، مریم سمیت اہم شخصیات کو سزائیں دلوائیں۔ عدالتوں نے 2018، 19 اور 21 جو ہے وہ ان میں کافی سارے مقدمات میں مجرمان کو جو ہے وہ سزا سنوائی ہے، جس میں سر فہرست مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ہیں۔ تو اس حوالے سے نیب کا راولپنڈی کے اندر اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے شرکت کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خصوصاً نیب راولپنڈی کی تعریف کی کہ کس طرح سے نیب راولپنڈی نے کافی سارے مقدمات میں جو ہے وہ نیب کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے مجرمان کو سزا سنائی۔ تو ان میں جو سر فہرست مجرم ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف ہیں، ان کی صاحبزادی مریم نواز ہیں۔ تو انہوں نے ان کی کارکردگی کو سراہا، جو نیب راولپنڈی کی کارکردگی کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی تعریف بھی کی جو نیب حکام ہیں راولپنڈی کے اندر، کہ آپ نے نیب کے اندر بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کی مزید تفصیلات دیکھیں تو کہا یہ گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو راولپنڈی کی کوششوں سے سال 2018 اور 19 کے دوران بدعنوانی کے مختلف مقدمات میں نواز شریف، مریم نواز سمیت اہم شخصیات جو ہیں ان کو احتساب عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، جبکہ ان سے اربوں روپے کی وصولی بھی کی گئی ہے۔ پیر کو اجلاس ہوا تھا نیب کا، جس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے خصوصاً شرکت کی اور انہوں نے کارکردگی کا جائزہ لیا نیب راولپنڈی کا۔ تو اس میں بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو نیب راولپنڈی ہے اس کی کارکردگی شاید سب سے بہتر رہی ہے، چاہے وہ اگر ہم کمپیریزن کریں نیب راولپنڈی، نیب لاہور اور نیب کوئٹہ یا پشاور کا، تو اس حوالے سے جو نیب راولپنڈی کی جو کارکردگی ہے وہ کافی زیادہ اہم رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیب کے اوپر بہت سارے کویسچن اٹھتے ہیں، خاص کر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے، کہ جو نیب ہے وہ سیاسی اعلیٰ کار ہے اور وہ جتنے بھی نیب کے کیسز نیب بناتا ہے وہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور نیب سمجھ لیں کہ حکومت کے لیے یا کچھ ایسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ وہ اپوزیشن کو دبا سکے۔ تو اس حوالے سے جو نیب راولپنڈی ہے اس کی بات اس لیے اہم ہو جاتی ہے کیونکہ راولپنڈی میں ایک بہت اہم جو ہے وہ دفاتر بھی شامل ہیں راولپنڈی کے، پاکستان کی سیاست کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں، اور راولپنڈی اسپیسیفکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کہا یہ جاتا ہے کہ پورے پاکستان کی جو کمانڈ ہے پولیٹیکل جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو نیب راولپنڈی کی کارکردگی شاید اسی وجہ سے بہتر ہے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے ہیں نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، تو وہ سارے جو کیسز ہیں وہ نیب نے نپٹائے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ تو اسپیسیفکلی اگر راولپنڈی کے کریکٹر کی بات کی جائے، نیب کی بات کی جائے، تو اس میں بہت زیادہ اہم اس کی جو ہیں وہ کڑیاں جڑتی ہیں سیاسی معاملات کے ساتھ اور پاکستان کے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے خاص کر اس کے ساتھ۔ تو یہ نیب کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے بہت زیادہ تعریف کی گئی نیب حکام کی جانب سے، جو نیب راولپنڈی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی۔ تو اس کے بعد تیسری اور اہم خبر ہم آپ کے ساتھ پاکستان کی آبادی یا پاپولیشن کے حوالے سے شامل کریں گے، جس میں روزنامہ جنگ کی خبر ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی آبادی 21 کروڑ 52 لاکھ اور 50 ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ادارہ شماریات جو حکومتی ادارہ ہے جو اسٹیٹکس کا، اس نے یہ جاری کیے ہیں یہ سارے اسٹیٹس، اور کہا یہ گیا ہے کہ 2025 تک ملکی آبادی تقریباً کوئی 23 کروڑ تک ہو جائے گی، اور اگر 2030 کی بات کی جائے تو 2030 تک یہ آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ 2035 تک یہ جو آبادی ہے پاکستان کی وہ کل 26 کروڑ تک ہو جائے گی، اور اس حوالے سے پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر آبادی کا ایک ابھار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کے اگر ہم آفٹر افیکٹس اگر چیک کرنا چاہیں کہ کس طرح آبادی کا ایکسپلوژن ہے، یہ کس طرح پاکستان کے مسائل میں بڑھاوا کرتا ہے، کس طرح پاکستان کے مسائل بڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں گے اور آپ کی آبادی زیادہ ہوگی تو آبویسلی وہ ریسورسز جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس حوالے سے جو آبادی کے اوپر کنٹرول ہے یہ بہت اہم ہے۔ ابھی بھی جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو محدود آبادی کا ادارہ ہے وہ بہت کوششیں کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ایونچولی جب آپ کے جو نئی پود آتی ہے، نئی نسل آتی ہے،
तो आपको उसको एक ऐसी बेहतर फैसिलिटीज़ दे के जाना होता है कि वो आपको जो है उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा, क्योंकि पाकिस्तान समेत जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और जितने भी छोटे ममालिक हैं, इनका जो फोकस है वो आबादी की वजह से, आबादी की इतनी ज़्यादा ज़्यादती की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और जितने दीगर मसाइल हैं उन सब का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एग्जैक्ट आबादी है वो तकरीबन 21 करोड़ 52,50,000 तक पहुंच गई है, और आइंदा 15 सालों में ये आबादी जो है वो 5 करोड़ 21 लाख के इजाफे के साथ तकरीबन कोई 26 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अपने मामलात बेहतर करने हैं तो उसको अपनी आबादी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें कि सारे स्टेट्स जो हैं वो जो इदारे शुमारियात के हैं, तो इस हवाले से सिंध के अंदर पर्टिकुलरली जो मरदमशुमारी हुई थी उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो शायद ये जो अभी डाटा है, ये मरदमशुमारी का डाटा है, तो शायद अब जिस तरह कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर दोबारा से मरदमशुमारी कराई जाए, तो शायद ये जो इजाफा है या जो पाकिस्तान के अंदर आबादी बताई गई है शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद सिंध की आबादी जो है वो कम करके बताई गई है। इसके पीछे कोई पोलिटिकल मकासद भी हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इसके और भी इसके कहने नताइज हो सकते हैं, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी जो तादाद है सियासी रहनुमाओं की, वो कहती है कि जो मरदमशुमारी है वो सिंध के अंदर ठीक नहीं हुई थी। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि शायद अगर वो मरदमशुमारी दोबारा से हो जाए तो आबादी में इजाफा ही होगा, हमें कमी उसमें देखने में नहीं मिलेगी। ताहम अभी भी पाकिस्तान को अगर अपने मसाइल हल करने हैं तो इसके लिए पाकिस्तान को अपनी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वो कम हो। इसमें जितने भी इदारे हैं, ख़ासकर हुकूमती और प्राइवेट इदारे, इनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो ये 3 खबरें हमने आपके साथ आज शामिल की। कल हम आपके साथ फिर कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान हसनैन जमील आपसे इजाज़त चाहता है। नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।